Hello everyone, welcome back to Current Affairs series. Today we are going to discuss the news topics of 7th and 8th June. So let us start. कुछ समय पहले अमेरिका ने भारत सहित कुछ यूरोपियन देशों पर एक टैरिफ लगाया था. दैट टैरिफ वॉज इन रिटेलिएशन टू द फैक्ट कि इन देशों ने गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनीज पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया था. अब क्योंकि ये सभी कंपनीज अमेरिका बेस्ड हैं, इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया था, जिसे अभी कुछ टाइम पहले यूएस गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है. अब देखते हैं डीएसटी या डिजिटल सर्विस टैक्स क्या है. तो नॉन रेजिडेंट टेक कंपनीज इंडियन मार्केट में कुछ डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करके जो रेवेन्यू जनरेट करती हैं, उस पर लगाया जाने वाला टैक्स जो है वो डिजिटल सर्विस टैक्स कहलाता है. इसका मेन पर्पज़ है कि जो फॉरेन टेक कंपनीज़ हैं वो इंडियन मार्केट से जो रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं उस पर वो प्रॉपरली टैक्स दें. सबसे पहले 2016 में भारत ने एडवर्टाइजिंग सर्विसेज पे 6% का इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था. जो गूगल, फेसबुक इन सब पे ऐड देने के लिए जो कंपनीज पैसे देती हैं, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस पर ये 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया था. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रेवेन्यू पे 6% का टैक्स लगाया है, ना कि प्रॉफिट पे. यूजुअली जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो प्रॉफिट पे लगाया जाता है. तो ये डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा. भारत के साथ साथ ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, तुर्की, यूके इन देशों ने भी अपने अपने देशों में डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया था. भारत ने इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करके उसमें इकोनॉमिक प्रेजेंस एक टर्म ऐड किया है, जिसके मुताबिक अगर किसी कंपनी के कंज्यूमर्स इंडिया में हैं, तो इसका मतलब वो कि इंडियन मार्केट से वो अर्निंग कर रही है, तो भारत सरकार को हक है कि वो उस कंपनी के रेवेन्यू पे टैक्स लगा सके. लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने डिजिटल सर्विस टैक्स के दायरे में ई कॉमर्स कंपनीज को भी ले आए थे, जिसमें कि जितने भी फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, उन पर 2% डीएसटी लगाया गया था. और इस साल का जो बजट आया था 2021-22 का, उसमें डीएसटी का स्कोप और भी बढ़ा दिया गया. अब फाइनली क्या है कि जितने भी नॉन रेजिडेंट कंपनीज के भारत में 3 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं, उनके ऑनलाइन बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस पर 2% टैक्स लगेगा. इसका एक एग्जेम्पशन है कि अगर किसी फॉरेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कोई गुड्स या सर्विसेज इंडियन रेजिडेंट या इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने प्रोवाइड किया है, तो उस पर ये इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा. जैसे अमेजोन एक फॉरेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उस पर आप सैमसंग या एप्पल का फ़ोन खरीदते हैं तो अमेजोन को अपने रेवेन्यू पे 2% का टैक्स देना होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स फॉरेन कंपनी के हैं. लेकिन यही अगर कोई माइक्रोमैक्स का फ़ोन अमेजोन से ख़रीदता है तो उस पर अमेजोन को इक्वलाइजेशन लेवी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी है. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को रिलीज़ किया है. ये इंडेक्स भारत के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल एजुकेशन की फील्ड में परफॉर्मेंस को देखता है. 2019 में पहली बार ये पीजीआई पब्लिश किया गया था, जो कि 2017-18 के डेटा पे बेस्ड था. परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 2 कैटेगरीज हैं, लर्निंग आउटकम्स और गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. इन कैटेगरीज के अंदर जो टोटल 70 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे स्टेट्स और यूटीज़ को जज किया जाता है, इन पैरामीटर्स को ब्रॉडली 4 डोमेन्स में बांटा गया है. एक्सेस यानी कितने ज़्यादा स्कूल हैं, कितने पॉपुलेशन के हिसाब से किस जगह पे कितने स्कूल्स हैं, लोगों को कितना एक्सेस मिल रहा है स्कूल एजुकेशन पे, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़, जो स्कूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनमें कैसी कैसी फैसिलिटीज़ हैं, लैब फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं, कैसी चीज़ें हैं, ये चीज़ जज की जाती है. इक्विटी, जेंडर या इकोनॉमिक क्लास के हिसाब से लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटी, कितना एक्सेस मिल रहा है, ये देखा जाता है. एंड लास्टली गवर्नेंस प्रोसेस. पीजीआई में जो हाईएस्ट ग्रेड है वो A++ कैटेगरी का है, और इस साल के इंडेक्स में 3 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज़ को A++ कैटेगरी में रखा गया है, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार. देखो, कोई भी इंडेक्स या रिपोर्ट पब्लिश होती है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. पहला, वो इंडेक्स या रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है. दूसरा, उसके पैरामीटर्स या कैटेगरीज क्या हैं. तीसरा, जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें टॉप 3 या टॉप 5 पोजीशन पे कौन है, और अगर इंटरनेशनल इंडेक्स है तो उसमें इंडिया की क्या रैंक है. प्री पे इनमें ही क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तुर्की में इन्वायरमेंट पोल्यूशन की वजह से
सी स्नॉट की समस्या पैदा हो गई है और इससे वहाँ के मरीन इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान हो रहा है। सी स्नॉट एक स्लज या जेली जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि समुद्र में पाई जाने वाली एल्गी के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से बनता है। समुद्र में या किसी भी वाटर बॉडी में जब अर्बन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इनकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एल्गी को उस वेस्ट से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग इन अनकंट्रोल्ड मैनर विच इज़ नॉट गुड फॉर द मरीन इकोसिस्टम। ये सी स्नॉट आउटब्रेक तुर्की के मरमरा सी में हुआ है। सी ऑफ मरमरा ब्लैक सी को एजियन सी से जोड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। इसको मैप में देखते हैं एक बार। देखो ये ब्लैक सी है और ये एजियन सी है जो कि मेडिटेरेनियन का हिस्सा है। इनके बीच में ये जो छोटी सी वाटर बॉडी दिख रही है ना, दिस इज सी ऑफ मरमरा। इसको थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। देखो ये सी ऑफ मरमरा है। इसके ऊपर तुर्की का जो हिस्सा है, जो ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, ये यूरोप का हिस्सा है और जो साउथ में तुर्की का जो पार्ट है वो एशिया में है। तो सी ऑफ मरमरा एक तरीके से बाउंड्री का काम करता है यूरोप और एशिया के बीच में। सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जोड़ने वाली ये बोस्पोरस स्ट्रेट है, ये दिख रही है, जो कि इस्तांबुल के बीचों बीच में से होकर के जाती है। इस पे यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं। इनफैक्ट हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये जो मेडिटेरेनियन और मिडिल ईस्ट का हिस्सा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मेडिटेरेनियन में कई सारे छोटे छोटे सागर हैं, जैसे कि आपका ये ग्रीस और तुर्की के बीच में एजियन सी हो गया, सी ऑफ मरमरा हो गया, ये बाल्कन कंट्रीज़ और इटली के बीच में एड्रियाटिक सी हो गया। कई सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, जैसे कि ये बोस्पोरस हो गई, इधर ये जिब्राल्टर स्ट्रेट हो गई। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ऐसे ही मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट भी कई बार न्यूज़ में रहता है। इजराइल फ़िलिस्तीन को लेकर के अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। तो इस पे यहाँ की लोकेशंस, यहाँ की बाउंड्रीज, ये कंट्रीज़ की बाउंड्रीज, किसकी बाउंड्री किसके साथ मिलती है, इन सब पे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो बेस्ड ऑन मेडिटेरेनियन एंड मिडिल ईस्ट। अभी डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो लेट मी नो इफ़ यू गाइज वांट अ सेपरेट वीडियो और नॉट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इंटरपोल एक नया डेटाबेस तैयार कर रहा है जिसके ज़रिए मिसिंग पर्सन्स को उनकी फैमिली मेम्बर्स के डीएनए के थ्रू ढूंढा जा सकेगा। इसका नाम रखा गया है आई फेमिलिया। ये अपनी तरीके का पहला ग्लोबल लेवल का डीएनए डेटाबेस है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला, एक सेपरेट डेटाबेस जो कि क्रिमिनल डेटाबेस से अलग है, उसमें डीएनए प्रोफाइल सेव होगी। सेकंड कंपोनेंट, डीएनए मैचिंग सॉफ्टवेयर जिसका नाम है बोनापार्ट। और थर्ड कंपोनेंट, इंटरपोल की गाइडलाइंस जिसके अकॉर्डिंग ये डेटाबेस तैयार किया जाएगा। मूविंग ऑन। कोविड के चलते कई बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है और उन बच्चों के इलीगल अडॉप्शन और ट्रैफिकिंग के भी कई केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि वो स्टेट्स और यूटीज़ में ऐसे बच्चों की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जाने से रोके। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन करने के लिए अग्री किया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 74 के तहत बच्चों से जुड़ी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना मना है। और ऐसे जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ऑर्फन बच्चों को रखा जाता है, उन सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। कारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बनाया गया था। भारत के अंदर और भारतीय बच्चों के विदेशी पेरेंट्स द्वारा अडॉप्शन दोनों के लिए जो नोडल एजेंसी है वो कारा है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर बच्चों के अडॉप्शन के लिए कुछ गाइडलाइंस तय की गई थी। पेरेंट्स के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया था। कारा इंश्योर्स दैट दोज गाइडलाइंस आर फॉलोड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन इन द कंट्री एंड फॉर द इंटर कंट्री अडॉप्शन इट फॉलोज द रूल्स ऑफ हेग कन्वेंशन ऑन इंटर अडॉप्शन 1993 विच वॉज रेटिफाइड बाई इंडिया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके तहत बच्चा लीगली फ्री होना चाहिए अडॉप्शन के लिए। अडॉप्शन से पहले उसे डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेश किया जाता है। और जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है कि वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्टेबल होने चाहिए, फाइनेंशियली केपेबल होने चाहिए बच्चे को पालने के लिए। और उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सिंगल फीमेल है तो वो तो किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई सिंगल मेल पर्सन है तो वो केवल मेल चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकते हैं।
गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करने की परमिशन उनको नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, लिनेट होम आइलैंड। डेनमार्क ने रिसेंटली अपनी राजधानी कोपेनहेगन के पास एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का प्रपोजल अप्रूव किया है। इस आर्टिफिशियल आइलैंड का नाम है लिनेट होम आइलैंड। इसे एक हाउसिंग और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तौर पे डेवलप किया जाएगा और इसमें जो कोपेनहेगन और उसके आसपास का एरिया है वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उससे जो मिट्टी निकलती है, जो सॉइल निकलती है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा इस आइलैंड को बनाने में। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी कंसर्न्स भी उठाए जा रहे हैं, स्पेशली जो वाटर क्वालिटी है उसके ऊपर, और जो बाल्टिक सागर जहाँ पे ये बनाया जा रहा है वहाँ के इकोसिस्टम पे जो इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उनको लेकर के काफ़ी कंसर्न्स जताए जा रहे हैं। इसमें प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, लिनेट होम क्या है, एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, कहाँ बनाया जा रहा है, बाल्टिक सी में बनाया जाएगा, कौन बना रहा है, डेनमार्क, और साथ में बाल्टिक सी और उससे जुड़ी हुई जो कंट्रीज़ हैं जिसकी बाउंड्री बाल्टिक सी से जुड़ती है उन देशों को एक बार मैप में देख लेना, क्योंकि बाल्टिक सी न्यूज़ में है तो इन देशों के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं, यूएन जनरल असेंबली। अभी हाल ही में यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंसी के लिए इलेक्शन हुए थे जिसमें मालदीव के विदेश मंत्री को यूएनजीए का प्रेसिडेंट चुना गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मालदीव से कोई यूएन का प्रेसिडेंट बना है। यूएन की प्रेसिडेंसी एनुअली जोग्राफिकल ग्रुप्स अफ्रीकन, एशियन पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन और वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स, इन 5 ग्रुप्स के बीच में प्रेसिडेंसी रोटेट होती है। इस साल एशिया पैसिफिक ग्रुप में से प्रेसिडेंट का चुनाव किया गया था जिसमें कि मालदीव के विदेश मंत्री को चुना गया है। एज अ कस्टमरी प्रैक्टिस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी परमानेंट मेंबर, मतलब यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, इनमें से कोई भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।